बैटल ऑफ बंगाल में आपका स्वागत है। हम आज बैटल ऑफ बंगाल में बात करेंगे कि 7वें दौर के चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो 7वें दौर के चुनाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जब कैंपेन उतनी जोर शोर से नहीं हो रही है तो उसका क्या फर्क ग्राउंड पर पड़ेगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 7वें दौर के मतदान पर क्या है हमारा रिपोर्ट कार्ड। कहीं बमबाजी तो कहीं पथराव। कल छठे चरण से पहले बंगाल में फिर हिंसा की सनक दिख रही है। पूर्वी बर्दनाम की गलसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के घर पर पथराव हुआ, आरोप टीएमसी पर लगा। वहीं नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ इलाके में देर रात एक क्लब में विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। छठे चरण में बांग्लादेश से सटे जिलों में वोटिंग है, इसलिए शांतिपूर्ण मतदान यहां बड़ी चुनौती होगा। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में वोटिंग है उनमें ज्यादातर लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 43 विधानसभा सीटों में से 2016 में टीएमसी ने 32 सीटें जीती थी। इस चरण में मुस्लिम और मतुआ समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। कल उत्तर दिनाजपुर की 9, नदिया जिले की 9, नॉर्थ 24 परगना की 17 और पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। बांग्लादेश से सटे नॉर्थ 24 परगना और नदिया जिले में मुस्लिम और मतुआ समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। छठे चरण के चुनाव में मुस्लिम और मतुआ वोट बैंक अहम होगा। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के तरफ से मतुआ समुदाय के लोगों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश भी की गई थी और इस बार के चुनाव में बांग्लादेश से सटे हुए कई इलाकों में चुनाव होना है, लिहाजा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करना और घुसपैठ को रोकना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मतुआ समुदाय 2016 में टीएमसी और 2019 में बीजेपी के लिए वोट कर चुका है। मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता का मुद्दा सबसे अहम है। बीजेपी बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा कर रही है तो टीएमसी इसे जुमला बता रही है। डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बनगा और कृष्णानगर की जहां मथुआ कम्युनिटी का असर काफ़ी है और इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोरों से लगी हुई है कि इस कम्युनिटी का सपोर्ट अपनी तरफ किसी तरह से खींच पाए और इसमें हो सकता है कि उसको कुछ हद तक कामयाबी भी मिले, क्योंकि सीए का जो कानून लागू होने वाला है उससे हो सकता है कि जो रिफ्यूजी मथुआ कम्युनिटी के जो रिफ्यूजी वर्ग हैं वो इससे बेनिफिट होंगे। छठे चरण की वोटिंग के बीच कोरोना का कहर भी टूट रहा है। 20 अप्रैल को राज्य में कोरोना के करीब 10,000 नए केस मिले हैं। 46 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल में रेलवे के 200 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कोविड महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है और पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकल ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टाफ्स यानी रेलवे कर्मी जो हैं उनमें तक 200 से ज़्यादा लोग इस समय कोविड से संक्रमित हैं और हावड़ा और शियालदह डिवीज़न को मिलाकर 200 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है और ख़ासकर जो बताया जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेन है उसका ऑपरेशन स्मूथ रखने के लिए लोकल ट्रेन को फिलहाल बंद कुछ जगहों पर बंद रखने का फैसला किया गया। कोरोना की वजह से बंगाल में प्रचार भी कम हो गया है और दीदी ने तो मोदी सरकार को घेरने के लिए कोरोना को ही अब मुद्दा बना लिया है। कोरोना से जंग के बीच कल बंगाल में वोटिंग है। टीएमसी को उम्मीद है कि वो अपना गढ़ बचा लेगी, जबकि बीजेपी को विश्वास है कि 2019 की बढ़त का फायदा 2021 में भी मिलेगा। कोलकाता से तापस और सिलीगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सीधे चलते हैं हमारे पूरे पैनल के पास। मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, सुबीर भौमिक बीजेपी के नेता ओम प्रकाश सिंह, मेरे साथ विनय कुमार सिंह है टीएमसी से, धीरेन्द्र पुंडीर और तापस। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, वो मेरा सीधा सवाल, चुनाव में जब से प्रचार कम हुआ है तब से ग्राउंड पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह का परिवर्तन हुआ है ग्राउंड पर? देखिए, ग्राउंड में परिवर्तन अगर आप कहें तो लोग थोड़ा सचेत हैं, खासकर आम लोग। राजनीतिक दलों की जो रैलियों की संख्या है वो काफ़ी कम है। तृणमूल कांग्रेस कहिए या बीजेपी की तरफ से भी कहिए, अगर 48 घंटे की बात की जाए तो जिस तरह से हम रैली पिछले हफ्ते तक हमने देखा था उस रैली में कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है। लोगों का जमावड़ा भी रैलीज़ में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ से भले वाकिफ़ है इस समय कि जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस तरह से कहर बरसा है वैसा कहीं सिचुएशन पश्चिम बंगाल में ना हो। आम लोग अब धीरे धीरे से कॉन्शियस होने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर स्थिति रोज़ बद से बदतर होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो रैलीज़ पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है तो इसी को जिम्मेदार ज़्यादातर डॉक्टर्स ठहरा रहे हैं कि ये फैसला अगर पहले लिया होता तो शायद स्थिति काफ़ी सामान्य हो सकती थी। ठीक है,
सीधे विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, अगर आप सीएए को मान लेते और मतवा समाज को नागरिकता देते तो ये तो आपका पुराना वोट बैंक था, पूरे वोट आपको मिलते। आपने इनके वोट बीजेपी की झोली में क्यों डाल दिए? आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मतवा समाज का जो वोट है, जहां तक मतवा समाज का वोट जो है पूरा बीजेपी जो अपने खाते में जो गिन रही है, ऐसी परिस्थिति है नहीं। और एनआरसी और सीए को लेकर के असम के लोग समझ गए हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती क्या है, नहीं है, वहां के लोगों को यह पता चल गया है। अभी भी 16 लाख से ज्यादा बंगला भाषी जो है, जो लोग बंगला भाषी हैं, हिंदू है, उनका नाम जो है अभी भी एनआरसी के लिस्ट से बात दे दिया गया असम में। और असम में सरकार इनकी चेंज होने वाली है 2 तारीख को। ये भी उनको माने भाजपा को इसका भी भ्रम टूट जाएगा। और यहाँ की जो परिस्थिति है अभी बंगाल में, सबसे बड़ी विकट परिस्थिति जो है बंगाल की नहीं पूरे देश की है कि हमारी सरकार जो है या हमारी पार्टी की तरफ से कोरोना को लेकर के हम लोग खूब ही सचेत और कॉन्शियस हुए हैं कि यहाँ जो है कोरोना से कैसे बचा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। और ममता दीदी जो है 5.5 करोड़ वैक्सीन का डिमांड की, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ये परिस्थिति है। मैं कई नेशनल मीडिया चैनल में देख रहा था कि लोग तड़प रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना लोगों को दवा मिल रही है, लोग भटक रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जैसे मनुष्य का कोई वैल्यू ही नहीं है और मानवता कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है कि राजनीति को जो है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कभी भी राजनीति ओछी ना हो, राजनीति गंदी ना हो और मानवता से हट करके राजनीति ना हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मनुष्य को बचाना है, पहले हर नागरिक को बचाना है, तभी यह देश बचेगा, यह राज्य बचेगा और राजनीतिक पार्टियां बचेगी। और जहां तक मतवा समाज का जो बात है, मतवा समाज हम लोगों के साथ हैं और मतवा समाज का जो वोट है हम लोगों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार गया था, वहां जो है विधवा सीधे ओम प्रकाश जी के पास चलते। ओम प्रकाश जी, मतवा समाज एक मुश्त इनके पास जाएगा, ये दावा कर रहे हैं। 2 बातें कहूंगा, थोड़ा खास लग रही है आप बोलते हैं, अच्छा लगा। बड़े भाई विजय मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत इसी में सुनिश्चित है कि जो लोग राम को गाली समझते थे वो आज रामनवमी की बधाई दे रहे हैं। 1 नंबर बात। नंबर 2 बोलना चाहूंगा दीपक जी, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, हंसुआ के बिया में उर्फी के गीत ना होला। आपने प्रश्न पूछा बंगाल का, ये चले गए आसाम, क्योंकि देखिए इनको भागना है, ये लोग भाग रहे हैं बीजेपी से, भाग बीजेपी आया और ये वास्तविकता है। देखिए मतुआ ही नहीं, बंगाल का हर नागरिक, वो हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, मतुआ हो, भोजपुरी भाषी हो, बंगला भाषी हो, सारे लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 6ठा चरण है, 7वां हो, 8वां हो, आप देखिएगा हर चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आ रही है। बड़े भाई इसके लिए तो चुनाव आयोग तय करेगा ना, आप तो बुद्धिजीवी हैं। आप लोगों का भी देखिए बात क्या है ना ओम प्रकाश भाई, सबसे पहले जरूरी है कि जो 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, क्यों ना जैसे हम लोग, हमारी पार्टी जो है डिमांड कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी अगर आम सहमति बने तो क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई, उसमें सभी दलों के मत लिए गए और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही चीजें हैं बड़े भाई, आप भी जानते हैं, दीपक जी तो विशिष्ट पत्रकार हैं भाई, एक साथ इतनी मशीनरी कहां से लाएंगे आप, इतने सारे लोग, ये सब सोचने वाली बात है। खैर उसको बाद में रखिए, अब आते हैं हम कोरोना पे। देखिए यही कोरोना काल था जब इसकी फर्स्ट वेव थी, मैं उसी हावड़ा में हूँ, अब पहले भी था। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने हजारों ट्रेन अलाउ किए, ममता ने एक भी ट्रेन अलाउ नहीं किया कि बाहर से जो परिजाई श्रमिक है, बांग्ला में परिजाई बोलते हैं, प्रवासी श्रमिक, वो वापस आ सकें। ये कोरोना और लोगों की दुख की बात करते हैं ये लोग, सारा बेवकूफी की बात है। और ये डर है बीजेपी से, डर कोरोना का नहीं है इन्हें, डर है बीजेपी से। और एक बात, बहुत अच्छी बात बोली, रामनवमी के दिन ब्राह्मण है बड़े भाई विजय जी। अरे 142 बीजेपी के लोगों का खून हो गया 2 साल में, बीजेपी करने के पाप में। इस पर एक शब्द ममता ने बोला क्या? आप ये पॉलिटिकल वायलेंस क्यों करते हो? बंगाल में 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चुनाव होते हमने किसी को मारा है क्या? बिहार बदनाम था, एक बूथ लूटा गया,
कश्मीर में डीडीसीए चुनाव एक बम चली, ये क्यों बंगाल में हो रहा है भाई? आपकी सत्ता है, लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है। एक जिले में 3 बार चुनाव क्यों? 3 तिथि में चुनाव क्यों? आप लोग इतनी हिंसा कर बंगाल में रहे हैं, क्यों बंगाल में हो रहा है? बंगाल में ही एक जिले में 3 तिथि में चुनाव हो रहे हैं, 3 फेज में हो रहे हैं। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। बंगाल में ही मंत्री पर एसिड बम फेंके जाते हैं, क्यों? बंगाल में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से मिलने हॉस्पिटल जाने में राज्यपाल ओम प्रकाश भाई, राज्यपाल कहीं न कहीं आपने प्रश्न पूछा, जवाब लीजिए, राजनीति से प्रेरित है। बंगाल में ही पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री मशीनरी बंगाल में लगी हुई है, सारी मशीनरी बंगाल में लगी हुई है। सारी जितनी भी मशीनरी है, कंपनी है, जैसे लग रहा है कि सेंट्रल को किसी भी तरह बंगाल को दखल करना है, बंगाल में सत्ता हासिल करनी है। सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बंगाल का संस्कार बचाना हमारा लक्ष्य है। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, देश में सरकार है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी यहाँ लड़ रही है बंगाल के संस्कार को ठीक करने के लिए। जिस प्रदेश में राज्यपाल को गाली दिया जाएगा, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, घायल थी तो मिलने नहीं दिया गया। जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री को गाली दिया जाएगा, आप बात करते हैं 3 दफा, एक जिले में 30 दफा चुनाव होंगे जब तक ये तृणमूल की गुंडाई समाप्त नहीं होती, और वो जरूरी भी है। बंगाल के लोग 50 दफा में करिए, कोई बात नहीं, ये तो लोग सीधे में चलता हूँ। आपकी सरकार इनके सिंह साहब, मुझे ये बताइए, मुस्लिम और मतुआ इस एक मिनट, मुस्लिम और मतुआ छठे चरण के बड़े फैक्टर्स हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मुसलमानों पे तो हम बात, मतुआ पे तो हम बात कर रहे हैं, क्या असम में बीजेपी का दूसरा स्टैंड और यहाँ पर स्टैंड की पहली ही मीटिंग के अंदर सीएए लेकर आएंगे, क्या उससे फर्क पड़ेगा? ये सवाल किससे पूछा है दीपक जी? मैंने आपसे पूछा सर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्चस्व है, तो हम एक चीज नहीं देखते हैं कि काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। अगर मुस्लिम कंसोलिडेटेड फॉर्म में वोट देता है तो जाहिर है कि मतुआ भी कंसोलिडेटेड होगा, क्योंकि उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है और मुस्लिम्स को डर है। अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का कैरेक्टर 5 साल का रहा है वो देखा जाएगा। तो जाहिर है कि मुस्लिम वोटर अगर कंसोलिडेट हो रहा तो मतुआ उसे न्यूट्रलाइज करेगा, और जो बाकी हिंदू है उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हम कंसोलिडेट हों। तो लिहाजा जब हम यहाँ की तुलना करेंगे इस पर्टिकुलर फेज की, तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि बीजेपी को एक एडिशनल बेनिफिट है कि एक बड़ा चंक उसके साथ है, अपार्ट फ्रॉम जनरल नॉन मुस्लिम्स या जनरल हिंदूज, मतुआ भी उनके साथ है। तो ये जो एक एडवांटेज है ये इस फेज में बीजेपी को रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता का यहाँ पे अच्छा वो रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, और टीएमसी ऐसा नहीं कि मथुआ का लॉक स्टॉक बैरल सारा वोट चला जाएगा, क्योंकि मथुआ में भी डिवीजन है, 2 सेट्स सब्सिक्वेंटली हो गए और लिहाजा उनकी लीडरशिप में भी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा सेक्ट है जो कि ममता के साथ है। इस समय बीजेपी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 3rd फेज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें मथुआ के एडिशनल उसकी वजह से भरोसे की वजह से मेरे ख्याल से बीजेपी को एक एडवांटेज मिलेगा। सीधे सुबीर दा के पास। सुबीर दा, आपको भी ऐसा लगता है जो इनके सर कह रहे हैं? मथुरा के अंदर बीजेपी का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब जब बांग्लादेश गए थे तो बांग्लादेश में जो मथुरा लोगों का श्राइन है वहां पहुंचे थे, और ये एक बड़ा हिसाब करके ये कदम उठाया गया था कि उनके श्राइन पे जाएं औराकांदी में, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर जो वहां गए, तो ये इसका एक इफेक्ट हुआ है, एक साइकोलॉजिकल कहें, सिंबॉलिक कहें, जो भी कहें, एक इफेक्ट जरूर हुआ है। बट ये जरूर है कि मथिया लोग में असली इशू ये है कि सीएए का कितना बेनिफिट उनको मिलने वाला है, खास तौर से उनके अंदर जो लोग अभी तक नागरिक नहीं बने हैं
पर समझने वाली बात तो ये भी है कि सीएए के चलते 2010 तक जो लोग आए हैं वो नागरिक बन पाएंगे, बाकी लोग नहीं पाएंगे। तो ये कहां तक इसके बारे में समझ है, ये अलग बात है। एक चीज मैं जरूर यहाँ कहूंगा, अब ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि असम में चले जाना ठीक नहीं है। हम असम जाएंगे थोड़ा बहुत, इसके वजह से इसलिए जाएंगे कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ था तो बंगाली हिंदू भी जो फैमिलीज थे हमारे जैसे, कोई त्रिपुरा गया, उसका एक ब्रांच असम गया, एक ब्रांच बंगाल आया। हम लोग यहाँ पे हैं, ओरिजिनली हम त्रिपुरा में के हैं, हमारे भाई लोग हैं वहाँ, कुछ लोग असम में हैं। तो असम में जब ये एनआरसी का एक्सरसाइज हुआ, एक भाजपा का सरकार होने के बावजूद वहां जो 16 लाख, विजय मिश्रा जी सही कह रहे हैं कि 16 लाख 19 में से 16 साढ़े 16 लाख जो जिन लोगों का नाम एनआरसी से बाहर रहा और जिससे कि उनके नागरिकत्व को लेकर एक प्रश्न चिन्ह उठा है, उनको घबराहट है और हैरेसमेंट भी है। असम में मैं इतने साल काम किया हूं, मुझे पता है कि आपके पास अगर कागज नहीं है तो असम का पुलिस वहां पर सुबीर भौमिक और शबीर अहमद एक ही चीज है, अगर हम बंगाली हैं तो हमारे पीछे पुलिस पड़ेगा, आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। और इसलिए नहीं एक मिनट, ठीक है, तो वहां जो इम्पैक्ट हुआ है कि 11 लाख के आसपास बंगाली हिंदुओं का नाम जो निकल गया है, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली बंगाल में है, उनका वोट जो है भाजपा को नहीं मिलेगा, इतना हम लिख के दे सकते। ये हम घर भर में देख चुके हैं। ठीक है, इसका वजह ये है कि किसी का मौसी का नाम हुआ कट जाता है। इसका विश्लेषण हम 2 तारीख को करेंगे सर पूरा, लेकिन मुझे धीरेन्द्र के पास जाना है। धीरेन्द्र मुझे बताइए, धीरेन्द्र मुझे बताइए, जब आप मतुआ समुदाय के लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको ऑन द ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ज़्यादातर लोगों की अगर मैं उसको परसेंटेज वाइज देखूं तो ज़्यादातर लोग इस समय बीजेपी की तरफ है और उनको सीधा सीधा सीए का एक बड़ा अट्रैक्शन है। उनका ये कहना है कि इससे उनकी बहुत सारी लंबे समय से अटकी हुई समस्याएं हल हो जाएंगी। ये कल के फेज़ में काफ़ी अहम भी हैं, लेकिन इसके साथ एक और अहम चीज़ दीपक जी हमको लगता है छठे फेज़ पर हमको गौर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से 21 और 22 सीटों पर, 21 पर बीजेपी, 22 सीटों पर जो टीएमसी का जो बढ़त थी इस पर अगर लोकसभा चुनाव में देखें, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ 43 सीटों में से 12 सीटें छोड़ दें अगर हम, जिन पर कि 10% से नीचे की हिस्सेदारी इंडियन जो कांग्रेस है और प्लस सीपीएम का जो उनका गठबंधन है, उनकी 10% से कम हिस्सेदारी सिर्फ 12 सीटों पर है। बाकी तमाम सीटों पर वो 20%, 15%, 22%, 27%, और चूंकि उधर से शिफ्टिंग होती हुई दिख रही है, उधर से सब तरफ ये लग रहा है कि वो वोट शिफ्ट कर रहा है, चाहे वो टीएमसी की तरफ जा रहा है, चाहे बीजेपी की तरफ से। तो ये जो इस फेज में बहुत अहम चीज़ हमको लग रही है कि ये भी इस पूरे समीकरण को बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ से दोनों सीटें लगभग लड़ती हुई दिख रही हैं, टीएमसी हो या बीजेपी के पास भी मतुआ कम्युनिटी के आने के बाद जिस तरह से उनको ताकत अपने पास दिख रही है और कई सारे मुद्दे इस समय वहाँ गौण है, इस समय वो सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच में बंगाल को लेकर ज्यादा है। तो मुझे लगता है वो 12 सीटें छोड़ दें तो ये फेज उन लोगों के लिए भी बहुत अहम होगा जिनसे ये वोट शिफ्ट होकर किस तरफ जाता है और कितनी मात्रा में जाता है। शिफ्ट होगा तो क्या बीजेपी को या फिर टीएमसी को, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। बैटल ऑफ बंगाल में हम बात कर रहे हैं 43 सीटों के चुनाव की। 4 जिले हैं और इन जिलों में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, M+M यानी मतुआ और मोहम्मडन्स यानी मुस्लिम परंपरागत तौर पर ममता के साथ जाते हैं, लेकिन मतुआ ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। क्या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? सीधे बात करते हैं, हमारे साथ इनके सिंह साहब हैं, सुबीर भौमिक हैं, ओम प्रकाश सिंह है बीजेपी से, विजय कुमार सिंह है टीएमसी से, धीरेन्द्र पुंडीर है सिलीगुड़ी से, और साथ ही साथ तापस मेरे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीजेपी तो कई बार कहती है, मुझे ध्यान है क्या बोलते हैं आपके दादा का ये बयान किया, नहीं हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, आप सब ममता दीदी को दे आओ। नहीं, देखिए ये कुछ लोगों के ऐसे बयान होते हैं भूल त्रुटि में, हम कभी नहीं कहते। हमारे प्रधानमंत्री ने तो सबसे बड़ा बयान दिया इस देश के लिए जो कभी किसी ने नहीं कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें सभी आते हैं। उज्ज्वला योजना फातिमा बीबी को भी मिला है तो दुर्गा देवी को भी मिला है। उज्ज्वला योजना में कोई बंटवारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो मानती नहीं, हम तो गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस सीपीएम के लोग मुसलमानों को वोट बैंक मानते हुए बीजेपी से डराते हैं, मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, खा जाएगा,
तो देखिए समाज को भी धीरे धीरे समझने में ये महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने डराया 75 साल से, ये समाज भी अब हमारे साथ जुड़ रहा है। ऐसा नहीं, हमारे दल में भी बड़े बड़े नेता हैं, जमीनी स्तर पे बूथ में आ रहे हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान पूरे देश में अगर कहीं एक्टिव कार्यकर्ता है तो बंगाल में है। गोली खाई है, मौत हुई है उनकी। और एक हमारे यहाँ आपके चैनल पे बैठे विशिष्ट राजनीतिक विश्लेषक है, उन्हें बता 2010 नहीं, CAA 2014 दिसंबर महीने आखिरी तक जो आए हैं उनके लिए है। दूसरी बात 11 कुछ लाख लोग असम में है, उसके लिए है कि आपके पास अगर कुछ नहीं बचा तो अपीलीय प्राधिकरण है, वहां जाइए, वहां भी खारिज होते हैं तो हाई कोर्ट जाइए, वहां भी नहीं चलती तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आपको कोई कह पाएगा आप बहिरागत है या विदेशी है। तो ये बेतुकी बातें हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं है, चैनल पर बैठ के झूठी बात बोलते हैं। 2010 कट ऑफ डेट नहीं है, दिसंबर 2014 है। और 11.20 या 25 लाख लोग जो हिंदू हैं बंगाली, उनके कुछ दस्तावेज जो चाहिए थे नहीं है, वो अपीलीय प्राधिकरण में गए हैं, वहां से वो रहेंगे। कितने हैं ओम प्रकाश भाई? यूपी बिहार के लोग कितने हैं उसमें? यूपी बिहार के लोग कितने हैं? 11 नहीं, यूपी बिहार के नहीं है। यूपी बिहार के भी लोग, वो भी है, बिहार के लोग ज्यादा वो भी है, उनकी भी संख्या कुछ है ओम प्रकाश भाई? बहुत माइनर 2, 4, 5, 10 हजार होंगे, क्योंकि वहाँ इशू देखिए अभी वो दादा बोल रहे थे ना, जो किसके लिए। अरे यूपी बिहार के तो ऑटोमेटिक नागरिक है भाई, यूपी बिहार के तो ऑटोमेटिक नागरिक है, उनको एनआरसी में कोई नहीं रोक सकता, वो तो इसी देश के हैं। कैसा आर्गुमेंट करते हैं विजय मिश्रा जी? अब मुझे ये बताइए, इनको मतुआ की चिंता है, आपको खाली मुसलमानों की चिंता है, ये मानूं तो गलत नहीं होगा। नहीं मिली है, यूपी बिहार के लोग हैं, अगर आप कहिएगा तो मैं उनका सारा डिटेल दे दूंगा। कुछ लोग हमसे अप्रोच किए थे, हमारे परिचित हैं, जिनको वहाँ नागरिकता नहीं सर, एक आध 2 या 10, 20, 25, 50 टेक्निकल केस होंगे, वरना टेक्निकल केस उन पर बनते नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जैसे मुसलमान बीजेपी को नहीं चाहिए, वैसे मतुआ तो आपको चाहिए, लेकिन सिर्फ मुस्लिम सरनम गच्छामी टीएमसी क्यों हो गई है? जवाब दीजिए। हमसे पूछ रहे हैं, दीपक जी हमसे पूछ रहे हैं, मतुआ समाज जो है यह जानता है मुस्लिम शरणम गच्छामी क्यों गई है टीएमसी? ना, हमारी पार्टी मुस्लिम शरणम गच्छामी नहीं है। हमारी पार्टी जो है तमाम जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जिस धर्म से बिलोंग करते हो, सबको साथ लेकर के काम कर रही है। और यह इसका उदाहरण है कि एकमात्र पश्चिम बंगाल है कि जहां सबके लिए समान अधिकार है, सबके लिए समान। दीपक जी इनसे पूछिए, बंगाल के हर जिले में हाउस बना है, गंगा सागर भवन क्यों नहीं बना अभी तक? इनसे पूछिए, इमामों को भत्ता शुरू हुआ उस समय पुरोहितों को क्यों नहीं शुरू हुआ? इनसे पूछिए, इनके मंत्री कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान क्यों बनाते हैं? इनसे पूछिए, तृणमूल के नेता 4 पाकिस्तान बनाने की बात क्यों करते हैं? इनसे पूछिए, कलकत्ता के मेयर बीजेपी करने वालों को सुअर का बच्चा क्यों कहते हैं? जवाब देना चाहिए सही। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तृणमूल ने की है बंगाल में, बुर्का पहन के ममता बनर्जी सबके सामने है। पार्टी हमारी सरकार ने संस्कृति है, बंगाल की राजनीति की संस्कृति है। सरकार ने वादों को पूरा किया और भाजपा के कई मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों में। अच्छा, मुझे बताइए अन्य राज्यों में विजय मिश्रा जी, एक सवाल तो बनता है, आपने हर जिले में हज हाउस बनाया, लेकिन श्री राम भवन नहीं बनाया, क्यों? बताइए विजय मिश्रा जी, बताइए। गंगा सागर क्यों नहीं बनाया जा? 30 लाख से ज्यादा आपने हज हाउस तो बनाया, पर गंगा सागर भवन नहीं बनाया, क्यों? सागर में जो व्यवस्था जवाब दे पाएंगे ये? हर जिले में हज हाउस है बंगाल में। आज जो है गंगा सागर में लोग जाते हैं और कोई टैक्स नहीं लगता, इतनी अच्छी व्यवस्था है। अरे बाबा, सवाल का जवाब दीजिए ना, गंगा सागर भवन कब बनाइएगा? क्यों नहीं बनाए? हर जिले में बंगाल में हज हाउस बना सकते हैं, ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? इमामों को भत्ता दिया, पुरोहितों को क्यों नहीं दिया? ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? जहाँ विसर्जन में मुसलमान भी जाते हैं, बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहाँ की सरकार। बाबा ये भी जवाब दे दीजिए, ये भी जवाब दे दीजिए। मंच पे कलमा पढ़ने वाली, मंच पे कलमा पढ़ने वाली जय श्री राम को गाली देती है, ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? आप लोग के पास, सुनिए, आपके पास पोलराइजेशन, बीजेपी के पास पोलराइजेशन के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। पोलराइजेशन क्या होता है? आप मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे, उसका हम लोग पोल खोल नहीं करेंगे। तुष्टीकरण की बात नहीं है। ठीक है, मैं तपस के बाद चलता हूँ। तपस एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेता हूँ। तपस मुझे बताइए, हज हाउस बना पर गंगा सागर भवन नहीं बना,
क्या ये मुद्दा है चुनाव में जिसको बीजेपी बार बार उठा रही है? देखिए, अगर आप गंगा सागर की बात करें या किसी भी तीर्थ स्थान की बात करें पश्चिम बंगाल में, ये तो मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने पहले लेफ्ट के ज़माने में जो स्थिति थी उससे बेहतर किया, लेकिन और बेहतर होना चाहिए था। जिन इशू को बीजेपी अब सामने रख रहा है, अगर गंगा सागर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है उनके मन में, खासकर जो हिंदी भाषी लोग ज़्यादातर जाते हैं गंगा सागर, उनके मन में कहीं ना कहीं ये, मैंने कई लोगों से, ये व्यक्तिगत तौर पर मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों से मैंने बातचीत किया था, तो सभी का ये कहना है कि बेहतर तो हुआ है लेकिन और बेहतर होना चाहिए था पिछले 10 साल में। अब देखना है कि बीजेपी सरकार क्या करती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं, लेकिन इसका अगर कल के चरण की चुनाव की बात करें, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मेजॉरिटी पॉपुलेशन के वोट बैंक, तो कहीं ना कहीं गंगा सागर या किसी भी तीर्थ स्थान, और उसको जिस तरह से वायदा किया गया है बीजेपी की तरफ से कि अलग अलग जगहों पर तीर्थ स्थानों को सामने रख के वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा और विश्व के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। लेकिन कल के चुनाव को अगर देखा जाए तो शायद वो डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधे धीरेन के पास चलते हैं। धीरेन, मुझे यह बताइए कि कल की पोलिंग के बाद कितनी तस्वीर साफ होगी? देखिए, मुझे लगता है कल की पोलिंग के बाद ये काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 6 फेज़ के चुनाव में अगर हम लोग फेज़ वाइज देख रहे हैं तो फेज़ वाइज जिस तरह से पहले 2 फेज़ को लोग बीजेपी को दे रहे हैं, तीसरे फेज़ में टीएमसी को खड़े होते हुए दिख रहे हैं, चौथे फेज़ में फिर टक्कर है, 5वें फेज़ में फिर बराबर की टक्कर है, तो छठा फेज़ ये साफ कर देगा दीपक जी कि आखिर किसके पास डोर नज़दीक है, क्योंकि बाकी 2 फेज़ में वापस इन दोनों में टक्कर है, लेकिन इस बड़े फेज़ में ये तय होगा कि दोनों में से कोई अगर आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह वोटों की शिफ्टिंग होगी वो आगे की तरफ भी ये बढ़ाएगी कि वहाँ क्या होने जा रहा है, क्योंकि आगे दोनों फेज़ में कांग्रेस और उसके वोट सीपीएम के भी काफ़ी वोट थे, उनकी शिफ्टिंग भी तृणमूल की तरफ अगर होने की तरफ है, क्योंकि उधर ज़्यादातर वोट 7वें और 8वें फेज़ में यकीनन मुस्लिम जिनकी संख्या ज़्यादा है उस तरह के एरिया ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि कल की 43 सीटों में ये जरूर मैं मानता हूँ दीपक जी कि शाम तक ये साफ हो जाएगा और ये अंदर तक जाने लगा कि आखिर किसकी तरफ इस बार का चुनावी पलड़ा झुक रहा है। आगे वो उसको स्ट्रेंथ कर सकता है, उसको मजबूत कर सकता है या पीछे हो सकता है, लेकिन कल ही इस बात का मुझे लगता है मोटा मोटी जब 2 मई को खुलेगा तो ये भी साफ हो जाएगा कि जो 6th फेज़ के चुनाव है वहां तक ये बात साफ हो चुकी होगी कि कौन आदमी, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता के नज़दीक जाती हुई दिख रही है। इसीलिए कल का अगर मैं फेज़ कहूँ तो सबसे अहम फेज़ इसमें अभी तक का माना जाना चाहिए, जहाँ से विधानसभा तक पहुँचने की दूरी कल कोई सी पार्टी ज़्यादा तेज़ी से तय कर सकती है। ठीक है, मैं सीधे एनके सर के पास चलता हूं। एनके सर, अगर मैं 5 फेजेस का विश्लेषण करने को बोलूं तो आप क्या कहेंगे? एडवांटेज बीजेपी, एडवांटेज टीएमसी या बराबरी की टक्कर? नहीं, 5 फेजेस को अगर आप सेपरेटली ईच फेज देखेंगे तो उसमें एक जगह अगर टीएमसी को एडवांटेज है, दूसरी जगह बीजेपी को है, और वो कोई एक समान रूप से नहीं कहा जा सकता कि पांचों को मिला के किसका एडवांटेज है। ये बड़ा मुश्किल होगा कहना इस स्टेज पे, लेकिन ये बात सही है कि छठे पेज में, और छठा पेज चूंकि मिड फेज है और वो भी 43 सीट्स के लिए है, इसमें अगर क्वांटम एडवांटेज मिलता है तो ये एडवांटेज बीजेपी को कहीं आगे वो करेगा, कैटापल्ट करेगा, आगे ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके पीछे कारण बहुत साफ है कि जो अपीजमेंट बहुत इजी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या कांग्रेस जो ये अपीजमेंट का था, बड़ा सिंपल सा होता है। पीटीपी सिस्टम में जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें आप एक टारगेट ग्रुप को, सोशल ग्रुप को ले लीजिए और बाकी आप ये मान लीजिए कि दूसरा कोई नहीं ले रहा है, लिहाजा आप उसको अपीज कीजिए, उसका सॉलिड वोट आ जाता है और आप शासन करते रहते हैं। यहाँ पे बीजेपी को 50-55 साल लगे जब 1994 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से ये हिंदू कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और उसी समय, उसी साल बीएसपी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई यूपी में, और ये विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन था धीरे धीरे बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया। तो आज वो 50 साल का जो एंगर था वो कहीं कलेक्टिवली एक्यूमुलेट हो रहा है, तो नेचुरली बीजेपी को अचानक एडवांटेज। आप देखिए केरला में बीजेपी तो कहीं नहीं थी, लेकिन संघ के काम ने और इसने बीजेपी को एक हल्का सा वो दिया है, एक लिफ्ट दिया है। और केरला में ही नहीं, आप नए नए राज्य देख रहे हैं, उसमें मिल रहा है, असम में,
जिस तरह असम में मिला है, ये बीजेपी को थाली में सजा के दे दिया संघ ने। तो मेरे ख्याल से ये गेम बड़ा अजीब सा है। अगर आप एक सोशल सेगमेंट का अपीजमेंट करेंगे तो काउंटर पोलराइजेशन ऑब्वियस है। ये गलत बात है कि सबका साथ मोदी जी ने कहा था, वाकई वो चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे जो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबल है वो पिछले मोदी जी के कार्यकाल में बहुत तेजी से बढ़ा, और वो हकीकत है कि वो हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ गया। लेकिन अगर गया तो इसके सोशल रीजंस है, वो 50-70 साल से चले आ रहे हैं, उसके रीजन से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये एंगर हो रहा है। नहीं होना चाहिए। हम दिल्ली में बैठ के या इंटेलेक्चुअली कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इशू गलत का नहीं है। सोसाइटी रिएक्ट करती है, और खास करके अगर एक मेजॉरिटी सोसाइटी है तो रिएक्ट करेगी। ये मुझे लगता है ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए था। अगर 5 साल के पिछले शासन काल में यही सवाल सुनील दा से लेते हैं। इशू ये नहीं है, अगर उन्होंने वो भी बनवा दिया होता, ये भी बनवाती। बिल्कुल ठीक है। सुबीर दा, मुझे बताइए कि जैसा सर कह रहे हैं, उनका कहना है कि अगर आपने गलतियां की है तो काउंटर पोलराइजेशन होगा। ममता की गलतियों के बाद अब आपको काउंटर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में? नहीं, ममता जी के चलते पोलराइजेशन हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। पोलराइजेशन एक तो किसी के काम से होता है कि आपने किसी का तुष्टीकरण किया तो दूसरे खफा हो गए। कुछ हद तक ये एक प्रोएक्टिव पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है कि आपका पॉलिटिक्स ही पोलराइजेशन के ऊपर है, तो आप सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, बंगाली, दूसरे समाज, ये सब पोलराइजेशन भी हो रहा है, वो सब हम देख चुके हैं। यहाँ आपके सवाल का मैं 3 छोटा जवाब देता हूँ। एक ये है कि यहाँ जो ईस्ट बंगाल के हिंदू आए हुए हैं, उनके अंदर एक साइलेंट अंडर करंट है जिसका असम का इम्पैक्ट है, और ये जो मर्जी कह ले, हम उस समुदाय के लोग हैं, हमको पता है अंडर करंट क्या चल रहा है, कि हमारे मौसी जी का नाम वहाँ अलग हो गया। और ये एक चीज कह देना आसान है कि साहब अपील कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो हैरेसमेंट असम में होता है, और खास तौर से आज के तारीख में असम सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कह दिया कि अगर हम एसएमईज नहीं जानते हो तो असम से निकल जाओ। ये स्टेटमेंट दिया, जिसको लेके बड़ा वैली में बहुत जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ है। तो असम का बीच में टोकना बंद कीजिए, नहीं तो मैं नहीं। ये भी याद करिए ना, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बंगला नहीं आती है तो बंगाल में ना रहे, बहिरागत। ये क्यों नहीं बोलते हैं महाराज? असम में बंगाल में नहीं है क्या? बोलेंगे नहीं तो कहेंगे नहीं, आप झूठ बोलते जाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको बहुत बोलिए ना, बंगाल की चर्चा हो रही है, बंगाल में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम हिंदी बोलते इसलिए। के खिलाफ वोट डालिए। हाँ तो करेंगे, तो खिलाफ वोट डाल सकते हैं, बट हम भी आप चले जाते हैं असम में, आप यहाँ नहीं बोलेंगे। क्या हो रहा है बंगाल में? कितने यहाँ नहीं बोलेंगे, ममता दीदी के साथ सब दोनों जगह की बात करें। अच्छा, ओम प्रकाश सिंह जी, एक कंक्लूड करने दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। ओम प्रकाश सिंह जी, कंक्लूड करने दीजिए सुनीता को, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। करके इसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये वैक्सीन का जो हंगामा है, इसका इफेक्ट बीजेपी पे पड़ेगा। अगले 2 चरण में कैसे पड़ता है आप देख लीजिए। हाहाकार है यहाँ पर। एक दूसरा है, ये ईस्ट बंगाली हिंदूज इनको वोट आंख मूंद के नहीं देंगे, असम का इम्पैक्ट है। तीसरा चीज 18 सीट आपके घर से आए थे, क्या आए थे? क्या 18 सीट लोकसभा में ऐसे ही जीते थे हम लोग। आप ही के जैसे विद्वान बोल देने से बंगाली हिंदू नहीं देंगे। सुबीर दा कंक्लूड करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। हम प्रोग्राम से ज्यादा चले गए। कंक्लूडिंग लाइन बोलिए प्लीज। चपेटा पड़ेगा ना आपको, वो याद आ जाएगा, आपके लीडर तक याद आएगा। आपको भी याद आ जाएगा, किस करवट बैठेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल एक ब्रेक।